हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसमें ये जो टॉपिक हमने लिया है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि सारा लेन देन, सारा वस्तु विनिमय प्रणाली, सभी प्रकार की घटनाएं बैंकों के माध्यम से ही दोस्तों देखने को मिलती हैं। और अर्थ अर्थ अर्थात धन, धन का सभी लेन देन तो बैंकों के माध्यम से ही दोस्तों किया जाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज का जो मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, सिलेबस में लिखा हुआ है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज का मैंने कंटेंट तैयार किया है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं आगामी यूपी पैट की परीक्षा जो 2023, 28 और 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उसको मद्देनजर रखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग डाटा बनाता हूं। कोई फालतू का अन्य डाटा इसमें ऐड नहीं करता हूं। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है केवल उसी को बताने का प्रयास करता हूं। और मैं फिर कहता हूं दोस्तों, वर्तमान समय में आज अगर सफलता पानी है तो हमें ये जानना होगा हमें पढ़ना क्या है और हमें छोड़ना क्या है। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, बल्कि कुछ अन्य फालतू का डाटा पढ़ते रहते हैं जो परीक्षा में जिसका कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए आप इन वीडियो को देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक प्रश्न आपको इन्हीं वीडियो से मिलने वाला है। और ये जो मैंने शुरुआत की है ये बड़ी ही कारगर साबित होने वाली है दोस्तों आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। अब जानते हैं राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है। जब किसी संस्था का प्रबंध राष्ट्र के अधीन ले लिया जाता है, यानी संस्था का जो पूरा कार्यभार राष्ट्र के अधीन चला जाता है, तब उसे राष्ट्रीयकरण के नाम से संबोधित किया जाता है। 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसमें विदेशी बैंक और 50 करोड़ से कम जमा वाले बैंक भी सम्मिलित नहीं थे। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो दोस्तों 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उनमें से प्रत्येक की जमा राशियां 200 करोड़ से अधिक थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंक शाखाओं में का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से प्रसार हुआ। वर्ष 1993 में पंजाब नेशनल बैंक ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत कर लिया। 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंकों बनाए गए। इसके पश्चात वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक सहित 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रह गए। बैंकों के निवल मांग एवं समय देयता पर सर्वाधिक तरलता अनुपात 38.5% से कम कर 18% कर दिया गया। नगद आरक्षित अनुपात को कम करके 4% कर दिया गया। इससे बैंकों के पास तरलता में वृद्धि हुई। नरसिंहम समिति की सिफारिश पर वर्ष 2000 में तरलता समायोजन को अपनाया गया। वित्तीय समावेशन के लिए जीरो बैलेंस खाते की अनुमति तथा केवाईसी को सरलीकृत किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिला। ये था एक बेसिक प्रारूप इस वीडियो के अंतर्गत। अब देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई। केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना की संस्तुति हिल्टन यंग आयोग द्वारा की गई। रिजर्व बैंक ने आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये पूछा जाता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, एक डिटेल के साथ बनाता हूँ, मैं एक डिटेल पढ़ता हूँ। और आपको क्या करना है, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो केवल आप डिटेल पढ़ लीजिए। यदि आपने मेरे साथ साथ ही डिटेल को भी पढ़ लिया, और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देता हूं, यदि आपने डिटेल भी पढ़ ली दोस्तों, तो 100% उम्मीद रखता हूं कि डिटेल से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना है कि भाई मैं सामने आऊं आपके वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। आपको तो कंटेंट तैयार करना है, कंटेंट के माध्यम से आपको पढ़ना है। ये जितने भी फैक्ट इसमें लिखे हुए हैं, एग्जाम में फैक्ट आएगा और आपको आंसर सही करना है। यदि आपका आंसर सही हो गया तो एग्जाम में आपको नंबर मिल जाने हैं। सीधा सीधा सा फंडा है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 1947 में बर्मा म्यांमार सरकार तथा 1948 तक पाकिस्तान सरकार के बैंकर के रूप में कार्य किया।
आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर सीडी देशमुख थे। यह एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ उस टाइम पर कौन थे गवर्नर। केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग लंदन की ओर से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के नवाजा गया। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब तक होता है दोस्तों, तो 1 जुलाई से 30 जून होता है। अब देखते हैं रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य। यह पत्र मुद्रा का निगमन करता है। इसके तहत 2 से लेकर 10,000 तक के नोटों का निगमन कर सकता है। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकारों बैंक का कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में यह बैंकों के अंतिम ऋणदाता की भूमिका अदा करता है। और कहा भी जाता है बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो दोस्तों आरबीआई को कहते हैं। अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति के निर्माण का कार्य भी करता है। रिजर्व बैंक रूप तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करता है तथा विदेशी मुद्रा भंडार के परिरक्षक का कार्य भी करता है दोस्तों। अब देखते हैं बैंक दर। यहां से क्वेश्चन बनने की भी प्रबल संभावना है दोस्तों। देखते हैं बैंक दर क्या होता है। वह दर जिस दर पर रिजर्व बैंक बिलों की पुनः कटौती करता है उसे बैंक दर कहते हैं। सामान्यतः यह वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को दीर्घावधिक ऋण देता है। यह दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। अब देखते हैं आधार दर क्या होती है। आरबीआई द्वारा पीएलआर प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से आधार पर दर प्रणाली को लागू किया, जिसके अनुसार आधार दर वह दर है जिससे नीची ब्याज दर पर कोई बैंक उधार नहीं दे सकता। इसमें आधार दर का निर्धारण फंड की लागत के अनुसार होता है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम को उधार देने की दरों में पारदर्शिता लाना है। अब ये तो वैसे ही एक डिटेल थी, लेकिन क्वेश्चन बनेगा रेपो या रिवर्स रेपो रेट से। अब इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। आरबीआई एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रेपो तथा रिवर्स रेपो के माध्यम से प्रतिदिन आधार पर तरलता समायोजन करता है। देखते हैं दोस्तों रेपो रेट क्या होता है। वह दर जिस पर कोई वाणिज्य बैंक देश के केंद्रीय बैंक से अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार लेता है, रेपो रेट कहलाता है। यानी यहां क्वेश्चन बनेगा किसने समय के लिए, अल्पकालिक समय के लिए। वह दर जिस पर कोई वाणिज्य बैंक देश के केंद्रीय बैंक से अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं यानी अल्पकालिक के लिए तो रेपो रेट कहलाएगा। केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से जिस दर पर उधार लेता है वह रिवर्स रेपो रेट होता है, यानी इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है इसका। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के प्रबल चांस है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं नाबार्ड की, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान में केंद्रित करता है। यह कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका मुख्यालय वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यह संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1982 में हुई। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। अब जानते हैं एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसके 68 सदस्य हैं। 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के भीतर से हैं और 19 बाहर से हैं। भारत एक संस्थापक सदस्य भी है। एडीबी सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान, इक्विटी निवेश प्रदान करने से अपने सदस्यों और भागीदारों की सहायता करता है। 31 दिसंबर 2022 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयरधारक जापान, अमेरिका प्रत्येक के पास कुल शेयरों का 15.6%, चीन के पास 6.4%, भारत के पास 6.3% और ऑस्ट्रेलिया के पास 5.8% है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है दोस्तों। देखते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष मुत्सुगु असाकावा जो जापान के हैं और प्रथम अध्यक्ष दोस्तों उसके ताकेशी वाटानाबे थे जो जापान के थे। अब बात करते हैं एनडीबी की अर्थात न्यू डेवलपमेंट की। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टलेजा के छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसका गठन नवाचार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तेजी से विकास के लिए ब्रिक्स और अन्य वंचित उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास प्रयासों का समर्थन करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय शंघाई और चीन में है। अब देखते हैं इस डिटेल के माध्यम से 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने इसमें जोड़े हैं। अब देखते हैं कौन सही करता है। वर्तमान में CRR नगद कोष अनुपात कितने % है दोस्तों? तो दोस्तों ये 4% है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 जुलाई 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों? तो भली बातें पर इसने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि मैंने बताई थी दोस्तों, जुलाई से जून मानी जाती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था?
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था दोस्तों, ये आता है क्वेश्चन परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? आप भली भांति परिचित हैं, 1955 में हुई दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक आप जान चुके हैं दोस्तों, एसबीआई, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों केरल के कोच्चि शहर में किया गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है करंट अफेयर की दृष्टि से भी। एटीएम की बात करूं तो गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया दोस्तों? गोल्ड एटीएम खोला गया हैदराबाद में। और वाटर एटीएम ये दोस्तों दिल्ली में खोला गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की? तो शिवरामन समिति, इसका ये सही हो जाएगा। जोष्टिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो दोस्तों मैं फिर आपसे पुनः एक बात कहूँगा कि आप केवल इस वीडियो के माध्यम से केवल मेरे साथ साथ आप इन वीडियो को पढ़ लीजिए। ये जो डाटा में लिखा हुआ है केवल आप उसको पढ़ भी लीजिए, तब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही चला जाएगा। क्योंकि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग डाटा बनाने का प्रयास किया है, मैंने कोई फालतू का डाटा इसमें ऐड नहीं किया है। इसलिए आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा महसूस होगा और उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्जाम में सभी प्रश्न इन्हीं वीडियो से आपको फंसने वाले हैं दोस्तों। तो अगर इस वीडियो को आप देखोगे तभी आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों।